आज हम क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसको प्रूव करेंगे। इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरम जो है एग्ज़ाम पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। एज इट इज़ पूछी जाती है या फिर इसका कॉन्वर्स भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। तो क्या स्टेटमेंट है इसका, क्या मीन हुआ इसका मतलब, यानी हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मान लेते हैं ट्राइंगल की एक साइड बी सी है, इसके पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जो कि इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ठीक है, जो कि अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची डी ई, जो कि ए बी और ए सी को डी और ई पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन है जो बी सी के पैरेलल है और ए बी और ए सी को डी और ई पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ऐसा होता है, इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। तो ये जो लाइन है वो ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। यानी प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें ये करना है कि ए डी और बी डी का जो रेशो है, यानी ए डी अपॉन बी डी इक्वल हो जाएगा ए ई और ई सी के रेशो के बराबर। मतलब ये जो डी ई लाइन है वो ए बी और ए सी जो साइड है ट्राइंगल की, उसको सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो ये थेल्स थ्योरम हमें प्रूव करनी है। तो देखो, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसमें। डी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। डी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर खींचा, डी जी परपेंडिकुलर खींच लिया, ठीक है। ऐसे ही ई से ए बी पर एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ई एफ, ठीक है। और बी को ई से ज्वाइन कर दिया और सी को डी से ज्वाइन कर दिया। तो क्या कंस्ट्रक्ट किया अपन ने, कंस्ट्रक्शन ये किया कि ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, डी जी परपेंडिकुलर खींचा ए सी पर, एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये दो मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। और जॉइन बी टू ई, बी को ए से ज्वाइन किया, बी को ई से ज्वाइन किया, एंड सी टू डी। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या कंस्ट्रक्शन किया कि डी जी परपेंडिकुलर खींच लिया ए सी पर, ई एफ परपेंडिकुलर खींच लिया ए बी पर, बी को ई से और सी को डी से ज्वाइन कर दिया। अब आगे देखो, यहाँ तक काम पूरा हो गया कंस्ट्रक्शन तक। अब इसको प्रूफ में चलते हैं। अब प्रूफ करेंगे हम ये थ्योरम। प्रूफ में देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ए डी ई, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको ए डी ई, और एक ट्राइंगल बात करूँ बी डी ई या डी बी ई भी बोल सकते हैं इसको। ट्राइंगल ए डी ई और बी डी ई, ये दोनों ऐसे ट्राइंगल हैं जिनके लिए ई एफ क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ए डी ई के लिए तो दिख ही रहा है, ए डी ई यहाँ बनाऊँ ए डी ई, ये ट्राइंगल ए डी ई है, हमने ई से परपेंडिकुलर खींचा ही था, तो ए डी साइड पर यानी इस बेस पर ये परपेंडिकुलर हो गया। बी डी ई की बात करूँ तो बी डी ई जो है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल सा दिख रहा है हमें, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर होता है वो आउटसाइड द ट्राइंगल होता है, तुम्हें पता ही है। अगर मैं ऐसे बनाऊँ किसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल को अगर ऐसे बनाऊँ तो परपेंडिकुलर इनसाइड द ट्राइंगल खींचना पॉसिबल नहीं है,
तो ये बेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। तो कुछ इसी तरह बी डी ई में ई से परपेंडिकुलर डाला गया है, बी डी साइड को इंक्रीज किया है और ई से परपेंडिकुलर ई एफ डाला है। तो ये ई एफ जो है वो इस बी डी पर परपेंडिकुलर है और साथ में इस ए डी पर परपेंडिकुलर है। बी डी डी बी ई के लिए बेस है और ए डी ई के लिए बेस है। तो देखो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई। ए डी ई और बी डी ई में देखो सीन्स, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई की बात करूं तो वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यही होता है ट्राइंगल का एरिया। किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस की अगर बात करें तो बेस ए डी ई के लिए वो हो जाएगा जिस पर परपेंडिकुलर है, यानी ए डी। और हाइट की बात करूं तो ये ई एफ परपेंडिकुलर है, वही हाइट है, ठीक है। तो ई एफ, तो ये हो गया। दूसरा अगर बात करूं मैं सीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई की बात करूं तो मैंने बताया था डी बी ई एक ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल है। तो डी बी ई के लिए हाइट तो सेम रहेगी ई एफ, जो कि उसकी साइड बी डी को इंक्रीज करके डाला गया है, और बेस बी डी हो जाएगा 1/2 बेस तो हो गया बी डी और हाइट हो गई वही सेम ई एफ। अब मैं इन दोनों एरियाज़ का रेशो ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे रेशो में चाहिए साइड का रेशो चाहिए ना, ए डी अपन बी डी, वो तभी आएगा जब मैं इन एरियाज़ का रेशो लूँ। नाउ देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई क्या हो जाएगा? इन दोनों का रेशो लिया तो इन दोनों का रेशो ले लेता हूँ मैं, 1/2 ये है ए डी इंटू ई एफ अपॉन 1/2 यहाँ आ जाएगा बी डी इंटू ई एफ। ई एफ से ई एफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ये बचेगा ए डी अपॉन बी डी। यानी मेरे पास दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ का रेशो क्या आ गया? दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ का रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, वो आ गया ए डी अपॉन बी डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन क्या लिख लिया? फर्स्ट। अब देखो आगे, एक इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब देखो सिमिलरली मैं एक बार ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ दोबारा, ताकि देखने में इजी रहे। ये डी ई लाइन थी जो पैरेलल थी बी सी के, यहाँ से डी जी एक परपेंडिकुलर डाला था और यहाँ से ई एफ एक परपेंडिकुलर डाला था। बी को ई से और डी को सी से अपन ने ज्वाइन किया था। अब देखो यहाँ से मैंने ए डी ई और बी डी ई ले लिया। अब मुझे ये रेशो चाहिए ए ई और ई सी, इसके लिए मैं ए डी ई लूँगा दोबारा, या इसको ए डी भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है। और यहाँ से डी ई सी लूँगा। ए डी ई के लिए अगर मैं बेस ए ई मान रहा हूँ तो परपेंडिकुलर इस पर डी जी हो जाएगा, ठीक है। डी जी परपेंडिकुलर है ए ई पर। सिमिलरली डी ई सी की बात करूँ तो ये ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल हो गया डी ई सी। ई सी को आगे बढ़ाया तो उसके लिए परपेंडिकुलर डी जी हो गया। तो देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी ई
एंड ट्राइंगल ए डी ई बोलो या ए ई डी बोलो, एक ही बात है, एंड ट्राइंगल डी ई सी। इनमें देखो, सीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया, डायरेक्ट मैं रेशो ले रहा हूँ क्योंकि सिमिलरली है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, डायरेक्ट रेशो ले लिया जैसे पहले किया था, बिल्कुल वही। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, इस बार ए ई ले रहा हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर डी जी लूँगा, ए ई इंटू परपेंडिकुलर डी जी अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी की बात करें तो ई सी बेस हो जाएगा और डी जी परपेंडिकुलर, 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी, वही डी जी से डी सी कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। तो इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी का जो रेशो है वो आ जाएगा मेरे पास ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। इसको लिख देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो दो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन गई अपनी। अब आगे देखो क्या करना है। अगर मैं बात करूं ए डी ई और ए ई डी की, तो ये दो तो एक ही ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं बी डी ई और डी ई सी की, तो अगर एक कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा था, या थ्योरम मान लो 9th क्लास में पढ़ा था कि टू ट्राइंगल्स इन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, टू ट्राइंगल्स in the same base and between the parallel lines are equal in area। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल इन द सेम बेस। तो अगर हम बात करें डी ई और बी सी, यहाँ बना दिया मैंने इसको, ये दो पैरेलल लाइन है, और एक ट्राइंगल डी बी ई और एक ट्राइंगल डी ई सी, वो दोनों सेम बेस पर है, ठीक है, बी सी बेस पर देख लो, डी बी ई और डी ई सी बेस डी ई मान, ठीक है। तो देखो डी ई को अगर मैं बेस मानूँ तो डी बी ई और डी ई सी सेम बेस डी ई पर है, और बिटवीन पैरेलल लाइंस कौन सी है, डी ई और बी सी। तो ये चीज़ हमें पता है कि डी बी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई एंड बी सी, देयरफॉर दे आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है 9th क्लास में हमने पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीन्स ट्राइंगल अपना है डी बी ई एंड ट्राइंगल दूसरा है डी ई सी, यहाँ से डी बी ई और यहाँ से डी ई सी, आर ऑन द सेम बेस, are on the same base DE and between the same parallels और वो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, DE and BC, DE and BC, between the same parallels DE and BC। तो therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE will equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये 9th का एक कॉन्सेप्ट था कि सेम पैरेलल्स और सेम बेस पर बनने वाले ट्राइंगल्स का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं, 1 रेसिप्रोकल मतलब इनका उल्टा कर दूं, तो 1 एरिया ऑफ DBE वो भी इक्वल हो जाएगा 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अगर कोई चीज़ इक्वल है तो उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ ट्राइंगल ADE का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये वाला रेशो लाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना।
ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाई थी ना अपन ने, इक्वेशन फर्स्ट पहले बनाई थी और इक्वेशन सेकंड को बनाई थी, उसका LHS डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि RHS इक्वल हो जाए। तो अब मैं करूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ sides by area of ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल ADE को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बन जाएगा ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया, और लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DB। LHS में ये बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, क्योंकि ऊपर तो ADE से मल्टीप्लाई किया, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन सेकंड और जो फर्स्ट बनाई थी उसमें अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई करने से होगा क्या, हमने देखा कि इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग LHS जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का वो आपस में इक्वल हो गया। तो जब LHS इक्वल हो गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बाय अप्लाइंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो RHS है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा कि AD अपॉन BD विल इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही हमें प्रूव करना था, यही थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था, हैंस प्रूफ। देखने का देख, AD अपॉन BD ये RHS था फर्स्ट इक्वेशन का, और AE अपॉन EC ये RHS था सेकंड इक्वेशन का। क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के LHS को इक्वल कर दिया, तो इसलिए दोनों के RHS भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, हैंस प्रूफ। तो ये थेल्स थ्योरम थी जो कि एग्जाम पर्पज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट इसका ज़रूर याद रखना है। ये जो थ्योरम है वो हमसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, तो ये थ्योरम याद रखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। और काफ़ी क्वेश्चंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी थ्योरम पर बेस्ड हैं। थैंक यू।